हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जिसे हम कहेंगे अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम इसे सीखेंगे। और यह चैप्टर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th के मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं या आप सीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टीचर ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है अच्छे से समझ रहे हैं, या आपका कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सभी तरह के एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो सीरीज की यह फर्स्ट पार्ट है। सो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे बाकी के पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे, बाकी चैप्टर्स नहीं देखे, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आज के वीडियो का एजेंडा क्या है। सो आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हेडिंग मिलेगा आपको वह है सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना। तो आज हम सबसे पहले हेडिंग देखेंगे सामाजिक व्यवहार की व्याख्या। ठीक है, अगली जो आपको हेडिंग मिलेगी अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। और तीसरा आपका है एबीसी घटक। तो एबीसी घटक जो कि अभिवृत्ति के प्रकृति के घटक के अंतर्गत आएगा, एक सब टॉपिक कह सकते हैं। सो इसे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि इस चैप्टर नंबर 6 जो कि अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो आप कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो क्या आपको नॉलेज, क्या आपको ज्ञान मिल जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हम उसे देख लेते हैं, आपका उद्देश्य क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे अभिवृत्ति क्या होती है, राइट, और इसका निर्माण एवं परिवर्तन किस प्रकार होता है को समझेंगे, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा, आपको समझने में आएगा कि लोग दूसरों के व्यवहार का किस तरह से निर्वाचन करते हैं, मतलब चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और कैसे उनकी व्याख्या करते हैं का विश्लेषण कर पाएंगे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दूसरों की उपस्थिति किस प्रकार हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है को समझ पाएंगे। तीसरा, विपत्ति या कष्ट में लोग दूसरों की मदद क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते को जान सकेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका है समाजोपकारी व्यवहार तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, राइट। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी से इस चैप्टर का एक परिचय, बिकॉज इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंट्रोडक्शन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इंट्रोडक्शन से आपको चैप्टर का एक कहानी आपको पता चल जाती है कि चैप्टर किस विषय में है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ये मेरा सिलेबस है। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए हैं और पढ़ने हमारे साथ जुड़ने आए हैं, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान। हम जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा है, बताया जा रहा है सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अन्वेषण किया जाता है किसी व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों तथा उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, राइट। यहाँ पर एक अच्छा सा वर्ड आता है, एक शब्द आता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में से कहेंगे इन्वेस्टिगेट करना, राइट, उस चीज को परखना, समझना। कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें यह परखा जाता है, समझा जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तथा उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। जैसे मान लेते हैं, अब ये बच्चा जो है ये इन दोनों बच्चों से थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये बच्चा जब इस परिवेश में आएगा, इन दोनों के व्यवहार से इस बच्चे को एक अनुभूति होगी, एक समझ मिलेगी, राइट। तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। कह रहे हैं हम सभी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा आपका शब्द यहाँ पर आता है अभिवृत्ति। इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन वर्ड जिसका यूज हम सब अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, और कुछ लोग तो बस करते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते, है ना। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। क्या होता है स्टूडेंट्स? एटीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सभी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं, मतलब एक एटीट्यूड का निर्माण करते हैं, या विशिष्ट विषय वस्तु
अथवा व्यक्ति के बारे में विचार करने का तरीका विकसित करते हैं, राइट। जैसे ये बच्चा अगर आता है इन दोनों बच्चों के साथ में, तो इनके पास आने के बाद इन दोनों के लिए एक क्या निर्माण करेगा, एक मतलब एटीट्यूड बनाएगा इन दोनों बच्चों को लेकर के। और अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बच्चे इस जो थोड़े सांवले रंग का बच्चा है उसको लेकर भी एक अपना अभिप्राय बनाएंगे। ओके, सो हम आगे देखते हैं, कह रहे हैं हम जिन व्यक्तियों से मिलते हैं उनकी एक छवि भी बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये बच्चा इन दोनों से मिला तो इसके दिमाग में इन दोनों बच्चों के लिए एक छवि बनेगी, बनाते तथा उसके व्यवहार के लिए कार्यों का निर्धारण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा अपना व्यवहार भी दूसरे व्यक्तियों एवं समूहों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो व्यवहार होता है, मतलब इस बच्चे का जो व्यवहार होगा इन दोनों के बीच, जो बच्चों के बीच में आया है, तो इसका व्यवहार भी कहीं ना कहीं इन दोनों को प्रभावित करेगा। वही ये बता रहे हैं, करें कुछ परिस्थितियों में लोग समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। कुछ स्थितियों में आपने देखा होगा कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे जो समाज के प्रति क्या है, जो ठीक लगे, जो समाजोपकारी लगे, अर्थात जरूरतमंद एवं संकटग्रस्त व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिफल की प्रत्याशा किए सहायता प्रदान करना, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर एक फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा बिहेवियर करना, दान पुण्य करना, जो हम सब के नेचर में होता ही है, एक मानवतावादी होने के नाते से अधिकतर, ठीक है। और खासकर भारत देश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत देश में हमारे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे अंदर सहिष्णुता और दया दृष्टि की भावना बहुत ज्यादा होती है, सभी मानवों के अंदर होती है, लेकिन मैं भारतीय के बारे में थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करना चाहूंगा। कह रहे हैं यद्यपि इनमें से अनेक सामाजिक व्यवहार सरल प्रतीत होते हैं, कह रहे कुछ सामाजिक व्यवहार तो बहुत ही सरल हो सकता है आपको प्रतीत हो, तथापि इन व्यवहारों में निहित प्रक्रियाओं की व्याख्या करना एक जटिल प्रकरण है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी व्यक्ति को देखा, दूसरे व्यक्ति की कुछ हेल्प करते हुए, तो आपको बड़ा सरल दिखा, आप सोचे कि नहीं हाँ वो हेल्प कर रहा है, आपको बस दिख गया वो चीज, लेकिन उसके पीछे का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, बड़ा ही जटिल है उसको समझना, ठीक है। प्रकरण का मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन में कह रहा हूं, एक मैटर, जो भी मैटर है, उस मामला जो भी है उसको अच्छे समझना, वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इस अध्याय में अभिवृत्ति, सामाजिक संज्ञान और समाजोपकारी व्यवहार से संबद्ध आधारभूत विचारों का वर्णन किया जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको मेरे ख्याल से चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कितना ही कमाल का चैप्टर है स्टूडेंट्स, और आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। psychologynotes.in हमारी वेबसाइट आप सबके लिए बनाई गई है, सो आप साइट पे जाकर के लेटेस्ट अपडेट जरूर पा सकते हैं यहाँ पर, और कुछ फ्री नोट्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी यहीं से पा सकेंगे आप स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है उन बच्चों के लिए जिसको प्लेलिस्ट में जाने में मुश्किल होती है। आपको होम पे जाकर के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर के यहाँ से स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट का बटन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लास 12 साइकोलॉजी फॉर हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली है। तो आप यहाँ से पूरी वीडियो सीरीज को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मॉड्यूल में देख सकते हैं। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना, जो आपको पहली हेडिंग मिल रही है, ठीक है। हम इसको देखते हैं। कह रहे हैं सामाजिक व्यवहार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। सामाजिक व्यवहार क्या है स्टूडेंट्स? हम सभी मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है, बिल्कुल सही बात है। तथा सामाजिक होने का आशय मात्र दूसरों की संगति में रहने से कहीं अधिक है। मतलब अगर मैं सामाजिक कह दूं तो सामाजिक होने का मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों की संगत में हूं बस उतने, इसका मतलब इससे कहीं और बहुत ज्यादा है। कह रहा है आपने जो कक्षा 11वीं में पढ़ा है उसके आधार पर आपको यह याद होगा, सामाजिक मनोविज्ञान उन सभी व्यवहार का अध्ययन करता है। कह रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान, राइट। यहाँ पर क्लास 12 के अंदर जो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है क्लास 11th के अंदर भी जो आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा उसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज मिली होगी। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में उन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो दूसरों की वास्तविक, कल्पित और अनुमानित उपस्थिति में घटित होता है। क्या कह रहे हैं? वास्तविक, कल्पित जो कल्पना करता है, वास्तविक मतलब जो चीज वस्तुतः है, अनुमानित जो अनुमान लगाता है, उपस्थिति में घटित होता है। इस सरल उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए चीजें हमें बहुत अच्छे समझ में आती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपको एक कविता को याद करके उसका पाठ करना है, लेट्स से कि आपको एक कविता पढ़नी है, उसको याद करना है,
और उसका पाठ करना है, तो यह ऐसा करना आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। मतलब अगर आपको बोलूं बेटा आप एक काम करो, एक कविता आप याद कर डालो और उसका आपको पाठ करना है, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, है ना, बिल्कुल कर पाओगे आप। लेकिन जब आप यह कार्य स्वयं अकेले कर रहे होंगे तभी ये इजी होगा। परंतु यदि इस कविता का पाठ जब आपको एक श्रोता समूह के समक्ष करना हो तो आपका निष्पादन प्रभावित हो जाएगा। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस लेवल, आपका जो परफॉर्म करने का तरीका है वो हो जाएगा थोड़ा सा प्रभावित। प्रभावित का मतलब थोड़ा चेंज उसके अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लेते मैंने आपको बोला कि आप कोई कविता मुझे मतलब याद कर लो, तो आप उसको याद करके उसका पाठ इजीली कर पाएंगे अपने लिए। लेकिन अगर बोला जाए स्टेज पे खड़े होकर कविता को पढ़ना, तो आप थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस डगमगाएगी, थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी होगी, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जरा इसको समझते हैं हम लोग। प्रभावित हो सकता है क्योंकि तब आप एक सामाजिक परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि तब आप उस कंडीशन में क्या होते हैं, आप देखते हैं कि आपके अगल बगल आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, कुछ जो है बाहर से आए गए जो आपके क्या कहते हैं, जो बेसिकली जिसे आप नहीं जानते, ऐसे कुछ भी मेहमान और हो सकते हैं, है ना। उनके सामने जब आपको कविता का पाठ करना है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कह रहा है यहां तक कि मात्र यह कल्पना करना भी लोग यद्यपि वे शारीरिक रूप से उपस्थित न भी हों, आपके कविता पाठ को सुन रहे हैं, आपके निष्पादन को परिवर्तित कर सकता है, राइट। यहां तक कि स्टूडेंट्स अगर आप इतना मान लो कविता का पाठ करते टाइम कि आप सिर्फ यह मान लो कि मैं पाठ कर रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं हजारों की तादाद में, तब जरा देखो उस मान लेने मात्र से ही आपको कविता पाठ कर जब रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस डगमगाती दिखेगी, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, हो जाओगे नहीं हो जाओगे आप इसको कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। जरा देखते हैं कि आप लोग हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, किस तरह के एटीट्यूड के स्टूडेंट्स आप लोग हो। ओके, यह मात्र एक उदाहरण है, फिर यहां बताया जा रहा है यह सिर्फ एग्जाम्पल है जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे हमारा सामाजिक परिवेश, हमारे विचार, संवेग का मतलब समझते हो आप लोग, संवेग का मतलब आपके इमोशंस, तथा व्यवहार मतलब हमारे जो व्यवहार, जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो एक जटिल तरीके से प्रभावित करता है। आपका जो विचार है, विचार का मतलब आप तो सभी समझते होंगे, हमेशा सोचते रहते हो कुछ ना कुछ, वो आपका विचार है, जो आपके विचार बन जाते हैं, ठीक है। देखो जो आपका विचार आपने बना रखा है, थॉट प्रोसेस से एक जो निचोड़ निकलता है ना, कुछ आपके विचार होंगे किसी भी चीज को लेकर के, तो वो आपका एक विचार बन चुका है। संवेग मतलब आपका इमोशंस, व्यवहार मतलब जो आप चीजें अपने व्यवहार में लाते हो, जो हमें चीजें दिख जाती है जो बाहर से। विचार और संवेग तो नहीं दिखता, इमोशंस भी कई बार दिख जाता है थोड़ा सा, विचार नहीं दिखता स्टूडेंट्स, ठीक है। कह रहा है एक जटिल तरीके से प्रभावित करता है। कह रहा है समाज मनोवैज्ञानिक विविध प्रकार से सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कह रहा है समाज मनोवैज्ञानिक विविध प्रकार से सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है तथा उनके आधारों की व्याख्या करने का प्रयास करता है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति, इसे एटीट्यूड कहते हैं, विकसित करते हैं। अब बड़ी अच्छी बात यहां समझाने को आपको मिलेगी। कह रहे हैं सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में जो भी प्रभाव होगा, जैसे मान लेते हैं जो भी स्टूडेंट जो कविता को जिसने पाठ किया, उस कविता के पाठ करने वाले स्टूडेंट को लेकर के जो भी आप अपना दृष्टिकोण उस बच्चे के प्रति रखते हैं, है ना, उससे क्या होता है, आप एक अपना एटीट्यूड विकसित करते हैं जो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं जब, तो उसे मिलने के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, है ना, वो उस पर्सन से आप अवेयर नहीं है, पहली बार उससे मिल रहे हैं, तो आप उसके गुणों के बारे में थोड़ा सा क्या अनुमान लगाते हैं कि बंदा ऐसा होगा, ठीक है। इसे छवि निर्माण, इसे इंप्रेशन फॉर्मेशन कहा जाता है। कहते नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली करेक्ट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसी वजह से तो फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना स्टूडेंट्स, है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि छवि निर्माण हो जाती है, ठीक है, जब आप मिलते हैं किसी से। कह रहा है इसे छवि कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। कह रहा हम यह जानने में भी रुचि रखते हैं कि लोग किसी विशेष प्रकार से ही व्यवहार क्यों करते हैं। अच्छा, हम ये भी चीज समझने को लेके थोड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई कोई एक बंदा है वो एक विशेष प्रकार से ही व्यवहार क्यों करता है, मतलब वो उसके व्यवहार तो जो भी हैं वो सो हैं,
लेकिन एक विशेष प्रकार से सर्टेन उसका पैटर्न बना होगा व्यवहार करने का, है ना। तो उस चीज को आप भी जानना चाहेंगे एज ए मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते। अर्थात हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का आरोपण भी करते हैं। यह प्रक्रिया गुणारोपण से एट्रीब्यूशन कही जाती है। क्या कहा जाता है? गुणारोपण या एट्रीब्यूशन कहा जाता है। प्रायः छवि निर्माण तथा गुणारोपण आवृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। कह रहे हैं प्रायः जो छवि निर्माण अथवा गुणारोपण आवृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब जो भी आपका एटीट्यूड है उसके आधार पर आपका छवि निर्माण और गुणारोपण वो दोनों प्रभावित होते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं, आपने देखो 3 प्रक्रिया यहाँ पर देखी, कह रहे ये तीनों प्रक्रियाएं सामाजिक संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने अथवा उनकी व्याख्या करने से संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या गतिविधियों के उदाहरण है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। कह रहा है जिन्हें संयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान, इसे सोशियल कॉग्निशन कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? सोशियल कॉग्निशन। जो शुरू मैंने पिक्चर दिखाई थी, मैंने 2 तरह की पिक्चर दिखाई थी। एक अभिवृत्ति से एटीट्यूड, मैंने एक स्टूडेंट को मतलब एक उसका बिहेवियर मैंने दिखाया था, उसके एटीट्यूड को दिखाया था। और अगली जो पिक्चर दिखाई इसमें 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एक सोशियल कॉग्निशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कह रहा है इसके अतिरिक्त सामाजिक संज्ञान जो आपका है, कोई स्कीमा या अविनती योजना, इसे स्कीमा नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जा सकती स्टूडेंट्स। मैं आपको बोलूं आपके अंदर मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, तो आप उसे देख नहीं सकते। क्या उसे आप देख सकते हो? या आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, कैसे विचार आपके हैं, कैसे विचार आप लेके बैठे हुए हो, मैं उसे नहीं देख सकता, राइट। तो ये इस दिखाई नहीं देती बेसिकली। इनका बाह्य रूप से प्रदर्शित व्यवहारों के आधार पर अनुमान लगाना होता है। तो इनका हम लोग अनुमान लगाते हैं उस विचारों के आधार पर, जो आप बाहरी चीजें जो करेंगे, जो आपका व्यवहार होगा, उसी के बेसिस में अनुमान लगाया जाएगा। करे प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में, प्रेक्षणी का मतलब, इसे प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन मतलब हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, निगरानी करेंगे। प्रेक्षणी व्यवहार के रूप में सामाजिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कुछ और भी उदाहरण या सामाजिक सुगमीकरण अवरोध, सोशल फैसिलेशन या इनहिबिशन कहा जाता है। अर्थात दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन में सुधार या कमी जो हमें देखने को मिलती है, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन मतलब आपके परफॉर्मेंस में जो सुधार हो सकता है या कमी भी, दोनों चीजें हो सकती है ना। इससे कि आप अगर अपने आपके अंदर कुछ बुरी आदत, लेट से मैंने अगर मतलब इस तरह से एग्जांपल लूं कि आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, ठीक है। अब बुरी आदतें जब आपके अंदर है, लेकिन जैसे आपने देखा कि 2-4 लोग आ रहे हैं, तो तुरंत आप स्मोकिंग, लेट से कि आप स्मोकिंग करते हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके कुछ जानकार लोग, आपकी पहचान के लोग कुछ आपको दिखाई देंगे, तुरंत आप सीधे साधे बड़े भोले भाले से बन के खड़े हो जाओगे उनके सामने, राइट। तो ये क्या है? ये निष्पादन में सुधार हुआ। और उसी तरह से कमी भी हो सकती है, जैसे कविता का पार्ट मैंने आपको बताया वहां पर, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल जोड़ सकते। तथा समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार जो प्रो सोशल बिहेवियर होते हैं, मतलब समाज को लेकर कुछ ऐसे व्यवहार करना, जैसे दूसरों की जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प करना, जैसे बताया गया, अर्थात जो संकटग्रस्त या जरूरतमंद है वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना। ऐसे सामाजिक प्रभाव के 2 उदाहरण हैं। सामाजिक संदर्भ किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक सोशल कॉग्निशन प्रक्रिया तथा सामाजिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है स्टूडेंट्स। कह रहे सामाजिक मनोविज्ञान ने यह प्रदर्शित किया कि लोग स्वयं तथा दूसरों के विविध प्रकार से व्यवहारों को किस रूप से देखते हैं। तो कह रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि स्वयं मतलब खुद के और दूसरों के व्यवहार किस रूप से प्रभावित करते हैं, किस रूप से देखते हैं तथा उससे क्या अर्थ निकालते हैं। ये चीज भी हम समझेंगे इसके अंतर्गत। यह समझने के लिए यह एक व्यक्ति को सामान्य बुद्धि तथा लोक बुद्धि से परे जाकर सोचना चाहिए। ठीक है, कर इस बात को समझने के लिए आपको अपनी सामान्य बुद्धि से या जो लोक बुद्धि आपके पास है उससे हटकर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा। ठीक है, और सही बात भी है। ठीक है, क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होगा, है ना। क्रमबद्ध का मतलब बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिफाई करके उसका एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर आपको लेना होगा, क्या सही है क्या गलत, उसको आपको काट छाट करनी होगी। एवं मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले तार्किक कार्य कारण संबंध को स्थापित करना संभव है। तो कह रहे हैं ये चीजें सारी संभव है। तो यह अध्याय उपरोक्त विधियों
के आधारभूत पक्षों का वर्णन करेगा। मतलब अभी तक एक तरह से हम कह सकते हैं इसी चैप्टर के बारे में हम ज्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन ही अभी पढ़ रहे हैं, ओवरऑल चैप्टर के बारे में डिटेल में जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आवृत्तियों के बारे में विवरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स की दूसरी हेडिंग क्या है। बताया जा रहा है आवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। अब हमारी जो अभिवृत्ति होती है, आवृत्ति जब मैं बोलूं तो तुरंत आप समझ जाया करो एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड जनरली कॉमन एक इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम लोग यूज में लाते हैं। तो हिंदी मीडियम को होने के नाते आप तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे अभिवृत्ति को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के कुछ शब्द आपको डिफिकल्ट लगते हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदी के जो शब्द डिफिकल्ट नहीं होते, बेसिकली हम उससे इतना जुड़ाव नहीं रखते, तो इसलिए हमें डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन अभी आवृत्ति से उसे जानो और साथ साथ एटीट्यूड से भी उसे जानो। कह रहे आवृत्ति की प्रकृति एवं घटक, कह रहे कुछ मिनट के लिए निम्नलिखित मानसिक अभ्यास कीजिए। कह रहे हैं यहाँ पर जो कुछ फिलअप्स आपको दे रखा, मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको मतलब फिल अप डॉटेड लाइन आपको दे रखी है, इसको आप जरा फिल कीजिए, है ना। कह रहे हैं कि मानसिक अभ्यास कीजिए। कह रहा है स्वयं से आज आपने कितनी बार कहा, मतलब ये कह रहे हैं कि आपने आज अपने आप से कितनी बार कहा मेरी राय में डैश। अब इसको आपको भरना है, या दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं परंतु मैं अनुभव करता हूं कि डैश। कह रहे ये दो फिलअप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, दो डॉटेड लाइन आपको दिए हैं। कह रहे रिक्त स्थानों में आप जो कुछ भी लिखते हैं, है ना, आपको जो कुछ लिखना चाहे इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। कह रहे जो कुछ भी लिखेंगे उससे क्या कहा जाएगा, उससे मत कहा जाता है। क्या कहता है, आपका मत, है ना, आपकी मत क्या है। अब इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं और विचार करें कि ये मत या विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनमें से कुछ मतों की विषय वस्तु आपके लिए सामान्य या औसत महत्व हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कह रहा है ये आपके सोचने या विचार करने के मात्र तरीके हैं। तो कह रहा है ये चीजें आपके सोचने या विचार करने के तरीके हैं। दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण से सहमत है अथवा असहमत। कह रहा है जो दूसरा कोई बंदा है वो आपके दृष्टिकोण से, जो भी आपका दृष्टिकोण है ना, उसको लेके सहमत है या असहमत, यह आपके लिए विशेष महत्व नहीं रखता। दूसरी ओर कुछ अन्य विषय वस्तु आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है ना। हो सकता है कुछ ऐसी विषय वस्तु हो जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। यदि इन विषयों के बारे में आपके विचार या दृष्टिकोण कोई विरोध करता है, दृष्टिकोण का कोई विरोध करता है या उसे चुनौती देता है, तो आप सामवेगिक हो सकते हैं। सामवेगिक कहने का मतलब इमोशनल हो सकते हैं, वहां पर आपका इमोटिव थोड़े से हो सकते हैं या हो जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ दृष्टिकोण को आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया हो। कह रहे कुछ ऐसे दृष्टिकोण जो आपने उसको अपने जीवन का हिस्सा ही बना लिया है। कह रहे दूसरे शब्दों में, यदि आपके दृष्टिकोण केवल विचार मात्र न हो बल्कि उनमें सामवेगिक या क्रियात्मक घटक भी हो, तो ये दृष्टिकोण केवल मत नहीं होते बल्कि इसमें कुछ अधिक होते हैं, और ये वस्तुतः अभिवृत्ति के उदाहरण होते हैं। क्या के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, एटीट्यूड के अंदर आपका इमोशंस भी जुड़ा हुआ है। आपके विचार के साथ, जो भी आपका विचार है उसके साथ आपका इमोशन भी जुड़ा हुआ है, आपका व्यवहार भी जुड़ा हुआ है, तो उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अभिवृत्ति को इस तरह से आप सही से समझ सकते हैं, मतलब एटीट्यूड को। अभिवृत्ति की सभी परिभाषाएं इस बिंदु पर एक मत है कि अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। अभिवृत्ति बेसिकली क्या होता है, मन की एक अवस्था होती है। मतलब एटीट्यूड क्या होता है, एक आपके मन की अवस्था होती है जो कहीं न कहीं से आपके इमोशंस, मतलब आपके भाव से जुड़ी होती है ना, आपके व्यवहार से जुड़ी होती है। या किसी विषय, जिसे अभिवृत्ति विषय कहा जाता है, के संबंध विचारों का एक पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता, इसमें सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थता का गुण शामिल होता है, पाई जाती हैं। इससे संबंध और सामवेगिक घटक होते हैं तथा अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार की क्रिया करने की प्रकृति भी पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की विचार परक घटक को संज्ञानात्मक से कॉग्निटिव पक्ष कहा जाता है। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं विचार परक जो घटक है उसको हम संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव पक्ष कहते हैं, जिसमें आप सोचते हैं, विचार करते हैं। सामवेगिक घटक जो होता है वो भावात्मक होता है, अफेक्टिव होता है ना, वो उसमें भाव आता है, बेसिकली पक्ष के रूप में जाना जाता है। तथा क्रिया करने की प्रवृत्ति को व्यवहार परक या बिहेवियरल या क्रियात्मक घटक कहा जाता है। तो यहाँ पर अभिवृत्ति को आप बेसिकली तीन घटकों से जोड़ के आप देख पा रहे होंगे। अभिवृत्ति के अंदर तीन घटक आ रहे हैं, एक संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आपका व्यवहारात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। संक्षेप में इन तीनों घटकों
जिनके अंग्रेजी नाम प्रथम अक्षर के आधार पर अगर हम देखें, देखो ये इसका ए से शुरू हो रहा है तो भावात्मक अफेक्टिव हो गया, ये बी से है तो व्यवहारात्मक बिहेवियरल हो गया, सी से है कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक हो गया जो विचार से है बेसिकली। इसी वजह से इसे ए बी सी कंपोनेंट्स कहा गया। ए बी सी तो आप समझ ही गए क्या है, और कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। ठीक है, तो ये किसके घटक है, ये एटीट्यूड को बताया जा रहा है, आपके आवृत्ति को 3 घटक बताया जा रहा है। कहा जाता है हिंदी में हम इसे आवृत्ति का संभाव्य कहते हैं। संभाव्य का मतलब हो गया संभाव्य, सम का मतलब हो गया आपका वही जिसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक, भा का मतलब हो गया आपका भावात्मक, और व्यय का मतलब हो गया व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक कह सकते हैं। ध्यान रखें कि आवृत्ति स्वयं में व्यवहार नहीं है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आवृत्ति का मतलब से व्यवहार नहीं होता, परंतु वह एक निश्चित प्रकार से व्यवहार या क्रिया करने की प्रकृति को प्रकट करती है। यह संज्ञान के अंग है। ये क्या है, संज्ञान का अंग है जो सामयिक घटक से युक्त होता है। इसमें संवेग मतलब आपका इमोशंस भी होता है, अतः इनका बाहर से प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आगे आपको बताया जा रहा है कि बॉक्स 6.1 में पर्यावरण के प्रति आवृत्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। कह रहा है 6.1 के जो बॉक्स में हमें पर्यावरण हमारे एनवायरमेंट को लेकर के बेसिकली हमें आवृत्ति के बारे में एक मतलब बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं, जिसे हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां बताया जा रहा है कि एक हरा भरा पर्यावरण राइट, जिसमें आपको बताया जा रहा है आवृत्ति का मतलब हमें यहां समझा दिया गया संभाव्य है ना, जैसे एबीसी घटक कहते हैं। तो यहां पर आपको जल्दी से मैं पढ़ दूं, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस के कुछ लोग हरा भरा पर्यावरण आंदोलन के एक अंग के रूप में वृक्षारोपण अभियान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। कह रहे हैं पर्यावरण के संबंध में पर्याप्त सूचना के आधार पर आपका हरा भरा पर्यावरण के संदर्भ में दृष्टिकोण सकारात्मक है। मान लेते हैं कि आप भी अपना जो व्यवहार आप दिखाते हैं, मतलब आपका जो विचार है वो सकारात्मक है। तो देखो पहला आ गया है ना विचार, यहाँ विचार की बात करना स्टूडेंट से पहला घटक है। कह रहे हैं पर्यावरण के संबंध में पर्याप्त सूचना के आधार पर आपका हरा भरा ये सकारात्मक है, तो हो गया। कह रहे हैं मूल्यांकन के पक्ष के साथ संज्ञानात्मक अथवा संग या सी घटक यहाँ पर घटता है ना। पहला घटक हो रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो पहला घटक का मतलब वही कॉग्निटिव जिसे कहेंगे है ना, संज्ञानात्मक। जब आप हरियाली देखते हैं, देखो यहाँ ध्यान दोबारा देखो, आप कह रहे हैं जब आप हरियाली देखते हैं तो आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। देखो फीलिंग की बात यहाँ हो रही है। जब आप पेड़ पौधों को कटते हुए देखते हैं तो आप दुख का अनुभव करते हैं। ये अनुभूतियां जो है इसे आवृत्ति का भावात्मक अथवा भा या ए है ना, इसे अडाप्टिव कहेंगे, बेसिकली अफेक्टिव कहेंगे है ना, ए घटक को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। ठीक है, अब कल्पना कीजिए, सेकंड वाला हो गया स्टूडेंट्स ये है ना। आप थर्ड जरा देखिए, कह रहे आप कल्पना कीजिए कि आप भी वृक्षारोपण अभियान के सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह आपका हरा भरा पर्यावरण के प्रति आवृत्ति के व्यवहारात्मक पक्ष अथवा व्यय या बी जिसे बिहेवियरल कहते हैं या व्यवहारात्मक घटक को प्रकट करता है। तो आपने देख लिया दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों ही घटक आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इन तीनों से मिलकर जो आप निर्माण कर पाएंगे वही आपका होता है एटीट्यूड, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। सामान्यतः हम यह अपेक्षा करते हैं कि इन तीनों घटकों में आपस में संगति होगी, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं इन तीनों में संगति होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कई बार एक हावी होता है, कई बार दो होता है, कई बार दो नहीं होता, कई बार है ना एक ही हावी होता है। तो इस तरह से तीनों का जो एक होता है ना कि रेशियो कह सकते हैं, तीनों का अनुपात जो होता है कई बार बराबर नहीं होता, और जब वो बराबर नहीं होता तो हमें दिखता नहीं, उसे पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। उस चीज को भी देखो यहाँ समझाया जा रहा है, फटाफट ध्यान समझिए। कह रहे हैं कि अर्थात इन तीनों की दिशा एक होगी, हालांकि यह आवश्यक नहीं है किस प्रकार की संगति सभी परिस्थितियों में पाई जाए। उदाहरण के लिए यह बहुत हद तक संभव है कि आपके हरा भरा पर्यावरण को आवृत्ति का संज्ञानात्मक घटक बहुत शक्तिशाली हो। मान लेते हैं कि हरियाली आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके विचार उसके प्रति बढ़िया है, सकारात्मक है, परंतु भावात्मक व्यवहारात्मक घटक सापेक्षिक रूप से कम प्रभावशाली हो, लेकिन आप सकारात्मक मतलब हरियाली को लेकर कुछ आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है, कोई आपका व्यवहार नहीं है, नहीं आपका भाव है ना। आपको हरियाली बस पसंद है, विचार आपको उसके प्रति अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कुछ व्यवहार या भाव नहीं है, तो बताओ इसे हम कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो रही है ना। तो आपके एटीट्यूड का यहाँ आवृत्ति को समझना थोड़ा मुश्किल है। कह रहा है यह भी हो सकता है कि संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष मजबूत एवं सकारात्मक हो, परंतु व्यवहारात्मक पक्ष तटस्थ हो, मतलब ये डाउन हो, न्यूट्रल हो। अतः दो घटकों के आधार पर तीसरे घटक का अनुमान करने से हो सकता है कि एक आवृत्ति के बारे में हमेशा सही चित्र प्राप्त न हो। कह रहे हैं दो घटकों के या एक घटकों के अनुमान से हमें सही चित्र आवृत्ति का नहीं पता लगता। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इसी वजह से किसी व्यक्ति का आप एटीट्यूड देखो तो ध्यान से परखो
उसके सिर्फ एक ही चीज से आप प्रभावित मत हो जाया करो। ठीक है, तो आवृत्ति क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक मतलब बात है यहाँ पर, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं आवृत्ति के दो अन्य घनिष्ठ रूप से संबंधित संप्रत्यों से बिलीफ। अच्छा, इनके तो दो और चीजें आती हैं संप्रत्यों, है ना। एक आपका होता है विश्वास, बिलीफ कहते हैं, दूसरा आपका वैल्यूज, मूल्य होता है। तो हमारे आवृत्ति के साथ मतलब एटीट्यूड के साथ दो चीजें और जुड़ी होती हैं, एक विश्वास और दूसरा वैल्यू से मूल्य कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है स्टूडेंट्स। कह रहे आवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंकित करते हैं, ये संज्ञानात्मक घटक को इंकित करते हैं, है ना, विश्वास, तथा ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर आवृत्ति टिकी होती है ना। जैसे कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, है ना, या एक ऐसे राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास करता हो, तो ये क्या है, आपका एक विश्वास है जो संज्ञानात्मक चीजों से जोड़ता है आपको। मूल्य एक ऐसी आवृत्ति या विश्वास जिसमें चाहिए या पक्ष नहीं निहित रहता है ना। इसमें क्या होता है, एक वैल्यू आपने बना के रखते हैं, है ना। आवृत्ति या विश्वास है जिनमें चाहिए का एक पक्ष निहित रहता है ना, वो वैल्यू है उसकी। जैसे आचार परक या नैतिक मूल्य जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से ठीक इसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए या एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, तो क्या है, वैल्यूज हैं, क्योंकि ईमानदार सर्वोच्चतम नीति है। ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या आवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से क्लास 12 की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का पूरा एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपसे जल्दी से बता दूं स्टूडेंट्स, हमने आप सबके लिए एग्जाम बूस्टर का एक कोर्स लेके आए हैं। अगर आप सैंपल पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पर अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ न लगाकर स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम बूस्टर को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्लास 12 की साइकोलॉजी को लेकर के हमने एग्जाम बूस्टर प्रिपेयर किया है। सो अगर एग्जाम बूस्टर आप ज्वाइन करते हैं तो 15 मिनट्स की क्लास आपकी होगी, की नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव मीटिंग आपके साथ हम करेंगे। आपकी क्वालिटी स्टडी की हम गारंटी लेते हैं, बहुत ही गजब की स्टडी आपकी होगी हमारे साथ जुड़ करके। और हमारे यूट्यूब के बाकी वीडियोस भी स्टूडेंट्स आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप सब पेपर नहीं पढ़ते तब तो बात ही अलग है, अगर पढ़ते हैं तो यहाँ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ ना करके मेरे पास करें, बिकॉज इससे क्या होगा, मेरे टीचर्स जो मुझसे कुछ और जुड़े हैं, मेरे साथ जितनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनका भी कुछ मतलब ठीक ठाक कुछ होगा उनका भी, और साथ ही साथ ठीक ठाक होगा मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको भी कुछ मतलब नॉलेज देने के साथ कुछ बेनिफिट उनको मिलेगी। ठीक है, और आपको अल्टीमेट सही चीज मिलेगी, है ना। ऐसे जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा बेटर चीज मिलेगी, तो अच्छी बात है ना स्टूडेंट्स आप सबके लिए। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आप सबसे कहूंगा प्लीज अपने फ्रेंडों में वीडियो को जरूर शेयर करना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है स्टूडेंट्स, अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो आप शेयर तो कर ही सकते हो ना यार। ठीक है, सो आखिरी में थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।